हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोलर द्रव्यमान या मोलर आयतन, जिसको मैं बोलता हूँ मोलर मास या मोलर वॉल्यूम। मोलर द्रव्यमान को मैं ग्राम में व्यक्त करूँगा और मोलर आयतन को मैं लीटर में व्यक्त करता हूँ। यानी इसका जो यूनिट है, मोलर द्रव्यमान की यूनिट ग्राम में और मोलर आयतन की यूनिट को मैं लीटर में प्रयोग करता हूँ। इसी प्रकार मैं देखता हूँ, ये मेरी क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 12 है और मैं इससे पहले 11 वीडियो आपको बता चुका हूँ। चलो बात करते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी जिसे हम बोलते हैं मोलर मास, और इसे ग्राम में व्यक्त करते हैं। देखते हैं इसके बारे में। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यह परमाणुभार, अणुभार और सूत्रभार के बराबर होता है। जैसे कि हम जानते हैं, मैं इसमें एक परमाणु ले रहा हूँ। पहले किसी एक मोल परमाणु का भार उसका परमाणु भार कहलाता है, और इसको मैं मोलर द्रव्यमान भी कह सकता हूँ। एक मोल अणु अगर मेरे पास है, उसका मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसका अणुभार कहलाता है। यदि मेरे पास कोई एक मोल आयनिक यौगिक है, यानी जो अपने आयनों में टूटता हो, उसका यदि मैं बाहर निकालता हूँ तो सूत्रभार कहलाएगा। और परमाणु भार, अणुभार, सूत्रभार तीनों ही ये मोलर द्रव्यमान के बराबर होते हैं, और इन मोलर द्रव्यमान को मैं एब्सोल्यूट नोट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं उदाहरण के रूप में। अब मैं बात करूँगा पहले परमाणु की। देखो, ये मैंने 2 परमाणु लिए हुए हैं। इस वाले बॉक्स में मैंने 2 परमाणु लिए हुए हैं। इस वाले बॉक्स में मैंने 2 अणु लिए हैं। इस वाले बॉक्स में मैंने 2 आयनिक यौगिक लिए हैं। देखते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु का परमाणु भार किस प्रकार निकलता है। H एक परमाणु है और H का मुझे मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो H का मोलर द्रव्यमान 1 मोल हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको मैं परमाणु भार कहता हूँ। और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम के बराबर होता है। अब है मेरा दूसरा परमाणु, जिसको मैं N कहूँगा। Na का मोलर द्रव्यमान, यानी इसका मतलब यह है कि 1 मोल Na के परमाणु का भार। N का मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि 1 मोल Na का परमाणु भार, जो कि अणुभार के बराबर होता है। और Na का परमाणु भार होता है 23 ग्राम, यानी 23 ग्राम होता। ये तो मेरे परमाणु। अब मैं बात कर रहा हूँ अणु की। अणु आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाले अणु कहलाते हैं। अणु CO2 अणु है, क्योंकि C में 1 परमाणु और O के 2 परमाणु उपस्थित हैं, और C के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो CO2 अणु है। तो मैं बात कर रहा हूँ CO2 की। CO2 का 1 मोलर द्रव्यमान, 1 मोल CO2 अणु का भार के बराबर होगा, यानी मोलर द्रव्यमान उसके अणुभार के बराबर होगा, क्योंकि अणु है, अणु का निकाल रहा हूँ भार, तो अणुभार के बराबर होगा। तो 1 मोल अणुभार के बराबर होगा, और उस अणु का भार जो होगा वही अणुभार कहलाएगा, जो कि 44 ग्राम होगा। जैसे कि इस वाले CO2 अणु में C के 12 परमाणु भार है, और O2 का 1 का होता है, 1 परमाणु का होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना होगा, 32 ग्राम हो जाएगा। 32 और 12 के 44 हो गया। इस प्रकार 44 ग्राम हो चुका है CO2 का अणुभार, जो कि मोलर द्रव्यमान के बराबर है। अब बात करते हैं दूसरे अणुभार की। दूसरा अणु NaOH अणु है, जिसमें Na का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 1 परमाणु उपस्थित है। तो NaOH का 1 मोलर द्रव्यमान निकालना है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 मोल NaOH का भार 1 मोल NaOH के भार के बराबर होगा। और ये जो भार होगा यही अणुभार कहलाएगा, क्योंकि अणु है तो उसका भार निकाल लें तो अणुभार के बराबर होगा। और Na का जो भार होता है, Na का परमाणु भार जो होता है 23 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 17 होता है। इस प्रकार सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का जो परमाणु भार निकलेगा वो होगा आपका 40 ग्राम, यानी 23 Na के, 16 ऑक्सीजन के और 1 हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार NaOH का अणुभार निकल जाएगा 40 ग्राम। ये तो मेरे अणुभार। अब मैं निकाल रहा हूँ सूत्रभार, यानी कोई आयनिक यौगिक होगा उसका मैं सूत्रभार निकाल लूँगा। जैसे NaCl है, NaCl आयनिक यौगिक है, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान निकाल रहा हूँ, जो कि हमेशा ऐसे भी कहते हैं कि 1 मोल NaCl का भार, 1 मोल NaCl का भार, जो कि उसका सूत्रभार होगा। तो उसका भार निकाल लीजिए। Na का 23 Na का हो गया, और Cl का हो गया 35.5, तो 23 प्लस 35.5 हो गया 58.5 ग्राम। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि NaCl, जो कि एक सूत्र था, यानी आयनिक यौगिक था, इसका मैंने बाहर निकाल चुका हूँ, जो कि 58.5 आया है। और यही मेरा क्या कहलाएगा, इस यौगिक का क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अब बात करते हैं Na2CO3 की। ये भी मेरा आयनिक यौगिक है, इसका मैं सूत्रभार निकाल लूँगा। तो इसका सूत्रभार मैं निकालता हूँ, इसका आएगा Na का 23 होता है, 2 परमाणु इसके अंदर उपस्थित है।
यानी इस यौगिक के अंदर, इस यानी आयनिक यौगिक के अंदर 2 परमाणु सोडियम के हैं, 1 परमाणु कार्बन का है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। यदि मैं प्रत्येक का परमाणु बाहर निकालता हूँ तो Na के 2 परमाणु हैं, 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। C का 1 परमाणु है यानी 12 इसका C का हो गया, और ऑक्सीजन के 16 के 3 से मल्टीप्लाई 16 48, यानी ये हो जाएगा, अगर इनका सबका योग करें तो ये हो जाएगा 106 ग्राम। यानी मैं कह सकता हूँ कि Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान होगा 106 ग्राम, जो कि सूत्रभार कहलाएगा। और ये सूत्रभार जो है 1 मोल Na2CO3 का ही भार होगा, जिसको मैं करता हूँ मोलर द्रव्यमान। यानी मैंने सभी के मोलर द्रव्यमान निकालने सिखाए हैं। ये परमाणु था तो परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकालना, ये अणु था तो अणु का मोलर द्रव्यमान निकालना, और ये आयनिक यौगिक था तो आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालना। यानी मैंने सभी के मोलर द्रव्यमान निकाल लिए हैं। अब बात करता हूँ मोलर आयतन की। मोलर आयतन एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। इसी आयतन को ही मैं कहता हूँ, इस आयतन को ही मोलर आयतन कहता हूँ। एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल में उपस्थित जो उसके आयतन होता है वो तो 22.4 लीटर होता है। इसी आयतन को ही मैं मोलर द्रव्यमान कहता हूँ। देखते हैं इस प्रकार। अब मैं गैस ले रहा हूँ, H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, O2 और CO2 भी गैस है। ये सभी गैसों के बारे में बताऊंगी। H2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन, अब आयतन मोलर द्रव्यमान नहीं है, अब आयतन है, क्योंकि गैसों का आयतन निकलता। तो H2 का मोलर आयतन जो होगा 1 मोल H2 के अणु के भार के बराबर होगा। 1 मोल H2 के अणु भार के बराबर होगा, जिसको मैं बोलूँगा 22.4 लीटर। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। O2 का मोलर आयतन जो होगा, O2 का जो मोलर आयतन होगा वो 1 मोल CO2 के अणु के भार के बराबर होगा, जिसको बोल दूंगा 22.4 लीटर। अब है CO2 का मोलर आयतन, 1 मोल CO2 अणु के भार के बराबर होगा, अणु का आयतन के बराबर होगा, आयतन अणु का आयतन के बराबर होगा 22.4 लीटर। इस प्रकार मैंने सभी गैसों के 1 मोल में उपस्थित अणु का आयतन निकाल लिया है, और जो कि 22.4 लीटर होंगे। और किसी एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन ही 22.4 लीटर होता है। ये जो कि सभी गैस हैं, और सभी गैसों के मोलर आयतन जो है वो 22.4 लीटर है। अब इसे देख लीजिए, ये सूत्र है, जैसे मैं ऊपर बता चुका उसके बारे में, कि कोई परमाणु है उसको बाहर निकालना हूँ, कोई अणु है तो उसको बाहर निकालना, कोई सूत्र है, कोई आयनिक सूत्र है, आयनिक यौगिक है तो उसका सूत्र बाहर निकालना। इस प्रकार परमाणु का बाहर निकालना, अणु का बाहर निकालना और किसी आयनिक यौगिक का बाहर निकालना ही मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको मैं ग्राम से व्यक्त करता हूँ, जो कि मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया। अब है एनटीपी पर किसी भी गैस के मोलर आयतन, एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो ये मेरा टॉपिक था मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन के बारे में हमने पढ़ा, विद एग्जाम्पल पढ़ा। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपसे कि ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि ये मेरा टॉपिक समझ में आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।